हेलो एवरीवन। हम लोग 2025 का पेपर 1 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें से हमारे मैथमेटिक्स के 26 टू 40 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग 41 टू 55 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया है देखिए। देयर आर सम बर्ड्स इन अ सेंचुरी, वन हाफ ऑफ देम आर फ्लाइंग इन द स्काई, one third are sitting on the tree, and 1/8 birds are picking grains on the floor. The remaining 45 birds are swimming in the lake. Find the total number of birds. तो एक सेंचुरी है, उसमें से टोटल कुछ बर्ड्स हैं। कितने हैं ये हमें मालूम नहीं है, हमें वही फाइंड करना है। टोटल बर्ड्स कितने हैं, तो जितने भी बर्ड्स हैं उसमें से जो 1.5 है, मतलब जितने भी हैं आधे जो हैं, जितने हैं उसमें से आधे क्या कर रहे हैं, वो तो आकाश में उड़ रहे हैं। 1/3 जो है उसमें से पेड़ों पे बैठे हुए हैं, और 1/8 जो है वो दाना खा रहे हैं ज़मीन पे। दाना चुगना है ना, पक्षी दाना खाते हैं ज़मीन पे। और जो बचे कुचे हैं 45 बर्ड्स, वो एक लेक में स्विमिंग कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि लेट्स द नंबर ऑफ बर्ड्स आर, टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स आर एक्स कंसिडर करके चलेंगे, और जैसा क्वेश्चन में लिखा है सेम वैसे ही करते जाएंगे, हमारा अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा साइड में जगह कर लेते हैं, यहाँ पे साइड में जगह करके यहाँ सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए क्या दिया है कि हम लोग यहाँ कंसीडर कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स, BIRDS, बर्ड्स आर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, एक्स है। अब इसमें हमें क्या बोल रहा है कि 1/2 ऑफ देम, मतलब जितने भी जो बर्ड्स हैं उसके 1.5 मतलब कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू एक्स, मतलब x/2 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस इसी तरह से 1/3 मतलब कितना हो जाएगा, 1/3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू x/3 हो जाएगा। इसी तरह से 1/8 ऑफ टोटल बर्ड्स x/8 हो जाएगा, ठीक है। ये समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको। और कितने बर्ड्स रिमेनिंग हैं जो स्विमिंग कर रहे हैं, वो 45 बर्ड्स हैं, और ये सब मिला के इनका सबका टोटल कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि टोटल बर्ड्स हमारे x हैं। तो बस इसको अभी सॉल्व कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसको ये जो वेरिएबल है, ये जो कांस्टेंट है उसको इधर ले जाएंगे, और वेरिएबल को एक तरफ ले आएंगे। तो पहले तो इसको कांस्टेंट को उधर ले जाते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, x/2 प्लस x/3 प्लस x/8 इज इक्वल टू x माइनस 45 हो जाएगा। अभी तो फिलहाल के लिए यहाँ तक कर लेते हैं, फिर अभी यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम देखो 24 आता है, ठीक है। 2, 3 और 8 का एलसीएम हमने 24 ले लिया। अब इसको यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं, 24 में 2 का डिवीज़न करते हैं, ठीक है। तो ये 12 टाइम जाएगा, और 12 इंटू एक्स तो 12x हो जाएगा। प्लस 24 में 3 का 8 टाइम्स जाता है डिवीज़न, तो 8x आ जाएगा यहाँ पे, 8x प्लस 8 का 3 टाइम जाता है ना, 8 3 ज़ा 24, और 3 इंटू एक्स कर देंगे तो 3x आ जाएगा, और ये इज इक्वल टू x माइनस 45 जो है ये, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए, ऊपर का जो है उसको तीनों को ऐड कर लेंगे। 20 प्लस 3 23x हो जाएगा, 23x, और नीचे आ जाएगा 24 इज इक्वल टू x माइनस 45, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 23x माइनस इज इक्वल टू 24x, और माइनस 24 इंटू 45 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा। इसको अगर यहाँ पे हम लोग करते हैं मल्टीप्लिकेशन, देखिए 45 इंटू 24, एक शॉर्ट ट्रिक है मैं ये करने का, है ना। 5 4 ज़ा 20, और 4 2 ज़ा 8, और उसके बाद में 4 4 ज़ा 16, प्लस 5 2 ज़ा 10, मतलब ये आता है 26। तो यहाँ पे हम लोग 26 कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये 0 8
और ये 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, 1080 आएगा, -1080। ये क्या हुआ, ये 24 और ये 45 का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल है एक साइड में ले लेंगे, तो 24x माइनस 23x मतलब कितना आ जाएगा, 1x आ जाएगा, ठीक है। अभी इसको समझ के चलिए, इसको इधर ले जा रहे हैं हम लोग, और ये जो है ना इसको इधर लाएंगे हम लोग, तो ये जो माइनस का जो है वो प्लस हो जाएगा, तो 1080 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, x आ गया 1080। मतलब यही है, क्या है, हमें यही निकालना था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स। तो टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स हमारे, हमने x कंसीडर किया था, तो x का वैल्यू आ गया 1080। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 100√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दैट इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी जिसको हिंदी में हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की का क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है हमें, और उस त्रिभुज का हमें क्या निकालना है, पैरीमीटर निकालना है, परिमिति निकालना है उसकी, ठीक है। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे करना है। एक समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजाएं एक सी होती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी जिसका तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, उसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो यहाँ पे अभी साइड में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखिए थोड़ा और जगह शायद बनाना पड़ेगा, थोड़ा और, है ना। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये समझ लीजिए ये है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनों साइड्स एक जैसी होना चाहिए, हाँ। तो करीब करीब ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हमें इसका अभी एरिया दिया हुआ है, ठीक है। इस ट्रायंगल का हमें सिर्फ एरिया दिया हुआ है, और एरिया का फॉर्मूला आपको पता होगा शायद, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये होता है एरिया। अब एरिया हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 100 इंटू √3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 100 इंटू √3 इज इक्वल टू √3/4 और ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर ये जो है ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग √3/4 का, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। फिर से वो राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट लिख रहा हूँ मैं, ये कई बार मैं बोल रहा हूँ, ये आप समझ के चलिए कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। ये हो जाएगा 100√3 इंटू 4, या 4 इंटू √3 लिखना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता, और डिवाइडेड बाय √3। अब ये जो √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, और 100 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 400। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 400, तो ए का वैल्यू निकालना है हमें, ए यानी एक साइड, तो वो कितनी हो जाएगी, दोनों और स्क्वायर रूट ले लेंगे हम लोग, इसका दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 20। तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20, मतलब एक साइड जो है इसकी क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी, ये भी 20 और ये भी 20 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा भाई, तीनों साइड का इक्वल, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू, है ना, साइड का, तीनों साइड को प्लस कर देंगे हम लोग, तो 3a है ना, तो 3a मतलब हो जाएगा 3 इंटू 20, मतलब ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है, या a+a+a, है ना। तो एक साइड हमारी 20 है, 20 + 20 40 + 20 60 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए समझ आ गया होगा, बहुत ही ईजी है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल x³ + 2x² - x - 2 इज डिवाइडेड बाय x + 2, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसे x + 2 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद में उसका कोशेंट क्या आएगा और उसका रिमाइंडर क्या आएगा हमें बताना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43।
थोड़ा साइड में फिर से इसको जगह, ये इसलिए करना पड़ रहा है, मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ लेकिन वो अच्छा नहीं दिखता है, इसके ऊपर लिखा हुआ है उसी के ऊपर करना अच्छा नहीं लगता, इसके साइड में हम जगह करके यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमें एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस एक्स और -2। अब ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, उसको ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, और डिवाइडेड बाय x+2। अब देखिए इसको लिख लेते हैं अभी ब्रैकेट में। अभी जो ऊपर वाला है ना, इसको हम देखो कैसे करना है। इसमें से हम पहला जो है ना, जो पहली जो दो टर्म्स है उसमें से हम लोग x² कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो x² कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, x+2 बचेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसमें से x² कॉमन निकाल लिया हमने, तो यहाँ पे x है ना, x³ में से x² निकाल लेंगे तो x बचेगा, और +2x² में से x² निकालेंगे तो +2 बचेगा, और यहाँ से -1 माइनस है ना, -1 कॉमन निकाल लेंगे, तो -1 जब कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा +2। ये बात समझ में आ रही है आपको, ये -1 निकाला हमने इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में अंदर +2 आ गया है, और नीचे का x+2। ठीक है, तो देखिए अभी इसके दो फैक्टर हो गए हैं, ये जो ऊपर पॉलिनोमियल दिया है उसके दो फैक्टर क्या हो गए हैं। पहला एक तो हो गया है आपका x+2, ये x+2 है ना, x+2, और दूसरा हो गया है x² -1 और नीचे x+2। अब देखिए ये दोनों कैंसल हो जाएंगे, है ना, डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो जब भी समझ लीजिए कि एक मैं सादा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। समझ लीजिए ऊपर जो लिखा है 12 लिखा है ना, ऊपर की जो संख्या है 12 है, तो 12 को हम 3 × 4 लिख सकते हैं, और नीचे समझो 3 से हमें डिवाइड करना है ना, तो इस टाइप से ही है ये, है ना। 3 × 4 लिखा है, समझ लीजिए 3 × 4 डिवाइडेड बाय 3 ऐसा लिखा हुआ है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या 4। तो ये इसका जो कोशेंट है, मतलब 12 में अगर हम 3 का डिवीज़न कर रहे हैं तो कितने बार जा रहा है ना, 12 3 चौक 12, तो 4 क्या हो जाएगा इसका, ये आ जाएगा कोशेंट, है ना, इसको क्या बोलेंगे कोशेंट। और 12 में पूरी तरह से भाग जा रहा है, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है यहाँ पे, ये तो क्या हो जाएगा कोशेंट हो जाएगा इसका, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा इसका 0, कुछ भी नहीं बच रहा है। ठीक है ना, अगर ये 13 होता तो फिर एक रिमाइंडर बचता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 0 रिमाइंडर आ रहा है। तो यहाँ भी सेम वैसे ही है, इसका ये क्या है, ये हमारा है उसका कोशेंट, है ना। यहाँ पे क्या आ रहा है x² -1 जो है वो क्या है इसका कोशेंट है ना, QUOTIENT कोशेंट। और रिमाइंडर क्या आ रहा है इसका, कुछ भी नहीं बच रहा है ना, ये है ना, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो बचा कुछ भी नहीं है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर है 0, तो रिमाइंडर कितना है इसका 0। तो इसका आंसर कौन सा आ रहा है देखिए, इसका आ रहा है ऑप्शन नंबर 3, करेक्ट है। x² -1 ये है आपका कोशेंट, और रिमाइंडर जो है वो है आपका 0। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ अनिल एंड सुनील 4 years बिफोर वॉज 4:5। 4 years hence the ratio of their ages will be 6:7. Find present age of अनिल। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्या कहा गया है हमें कि जो अनिल और सुनील दो लोग हैं, है ना, तो उनका जो 4 साल पहले, तो यहाँ पे हम पहले लिखते हैं 4 years बिफोर, 4 years बिफोर उनकी जो एज थी उसका जो रेशियो था वो क्या था 4:5 था, 4:5 था, मतलब उनका रेशियो था, मतलब कुछ ना कुछ एज होगा, 4 में कुछ मल्टीपल रहता है, ठीक है ना, 5 का भी कुछ मल्टीपल रहता है, उनको दोनों को अगर डिवाइड करते हैं तो उसका रेशियो 4:5 आता है। तो ये था अनिल का एज, ये कब की बात है, अनिल और सुनील का एज था 5x समझ लीजिए, मतलब ये कब की बात है 4 साल पहले, उनका जो एज था 4 साल पहले उसका जो रेशियो है वो 4/5 था, मतलब उनका एज कैसा होगा 4x/5x होगा।
तो आज की एज क्या हो जाएगी उनकी, टुडेज एज क्या हो जाएगी, टुडेज एज दोनों की 4 साल पहले की बात है, तो आज क्या हो जाएगा, 4 4 साल उसमें ऐड हो जाएंगे, तो आज की एज हो जाएगी इसकी 4x+4 और 5x+4, ये हो जाएगी दोनों की आज की एज का रेशियो, ठीक है। और यहाँ पे हमें बताना क्या है, 4 years हैंस, आज से और 4 साल बाद, है ना, तो 4 years लेटर, 4 years हैंस, मतलब वो वही लिखा है लेटर, है ना। 4 years लेटर क्या हो जाएगा, उनका जो एज है, मतलब कितना हो जाएगा एज, जो आज का एज है 4x+4, उसमें और 4 साल जुड़ जाएंगे, और नीचे जो है 5x है, 5x+4 है, उसमें और 4 साल जुड़ जाएंगे। उस समय उन दोनों की एज का जो रेशियो है वो है 6:7 है। तो ये वाले जो हमें तीसरा नंबर का इक्वेशन है उसको हमें सॉल्व करना है, बस इससे हमारा आज का एज मिल जाएगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4x+4+4 मतलब ये हो जाएगा 4x+8 अपॉन 5x+8, ठीक है, इजी है यहाँ तक, इज इक्वल टू 6/7 है, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा इसका इसमें, ठीक है। अब ये सब इतना डिटेल में समझाने का आपको ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हैं, देखिए समझ लीजिए इसको। ये हो जाएगा 28x प्लस 56, ये कहाँ से आ रहा है, समझ में आ रहा होगा आपको, 5 से x इंटू 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 30x प्लस 8 6 48, ठीक है। अब देखिए इसको जो वेरिएबल्स हम एक साइड कर लेंगे, तो 30x माइनस 28x, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, समझ रहे हैं आप, इसको मैं इधर ले गया हूँ और 48 को इधर ले आएंगे हम लोग, तो 56 माइनस 48 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 30x माइनस 28x मतलब हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 56 माइनस 48 करेंगे तो ये हो जाएगा 16 में से 8 गए 8, ठीक है ना, सिर्फ 8 ही आएगा और तो कुछ नहीं आएगा, ठीक से लिखते हैं ये 8, है ना। 56 माइनस 48 करेंगे तो ये हो जाएगा 8, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आज की एज हमें किसकी एज निकालना था, अनिल का, तो ये अनिल की एज है और ये सुनील की एज है, ये आज की एज है, ठीक है ना। तो अनिल की आज की एज क्या हो जाएगी, अनिल की आज की एज हो जाएगी 4x+4 मतलब 4 × 4 + 4 मतलब 4 चौक 16 और 4 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 20 ईयर्स, मतलब आंसर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा इसका। यहाँ पे क्या करना है, ये आज की जो एज है ना उसमें सिर्फ x की वैल्यू रखना है, यहाँ पे x की जगह 4 करना है, 4 चौक 16 और 4 20, तो 20 साल इसकी आज की एज आ जाएगी किसकी, अनिल की, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, शायद समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 तो बहुत ही ईजी है, ये तो शायद थर्ड फोर्थ में ही इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7.5 years प्लस 8 hours and 45 minutes प्लस 5.25 hours, तो इसको सभी को हम लोग टाइम के फॉर्मेट में लिख लेंगे। टाइम को हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए 7.5 hours मतलब कैसे लिखेंगे हम लोग, 7 hours और 30 मिनट, हाफ आवर मतलब होता है 30 मिनट, है ना। आवर्स और मिनट्स के फॉर्म में इसको लिख लेंगे, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे ज़रा, ये 7 and 30, ओके। उसके बाद में 8 hours और 45 मिनट्स को कैसे लिखेंगे हम लोग, 8 hours 45 मिनट्स। उसके बाद में 5.25 hours, ठीक है। तो 5.25 है ना, तो यहाँ जो डेसिमल होता है उसको हम लोग इंटू 60 करके कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट्स में, तो 25 को अगर हम 60 करते हैं ना तो ये होता है 5 hours and 15 minutes, ठीक है ना, 5 hours and 15 minutes। 5:15 है ना, ये 5:15 लिखा है, तो टाइम जब हम देखते हैं 5:15 कब बजते हैं, जब आवर का जो हैंड होता है वो 5 पे होना चाहिए और मिनट का हैंड कहाँ होना चाहिए, 15 पे होना चाहिए, ना कि 25 पे।
25 पे होता है तो हम लोग 5:15 ऐसा बोलते हैं क्या? वो तो करीब करीब 5:30 बज जाते हैं, है ना? तो जब भी हम ये 0.25 है उसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 15 आता है ना, 25 छिंग 150, ठीक है, तो वो 15 आता है। तो यहाँ पे 5.25 आवर्स को 5 आवर्स 15 मिनट्स ऐसा लिख लेंगे। बस अभी इनका सबका टोटल करना है हमको, यहाँ तो वही दिया है ना, वैल्यू निकालना है सबका टोटल करके। तो कितना आ जाएगा देखो, 5 और 5 10 की शून्य, हाथ का है 1, 4 और 4 8 और 1 9। तो अब 9 तो नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिखते हैं, 1 आवर, है ना? अभी ये 90 मिनट यानी हो गया, उसमें से हम लोग 30 मिनट यहाँ लिख लेंगे और 1 आवर यहाँ पे 60 मिनट यहाँ पे है ना, कैरी फॉरवर्ड फॉरवर्ड कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, है ना? तो 1 + 7 हो जाएगा 8, 8 + 8 16, 16 + 5 21। तो इसका आंसर आ जाएगा 21 आवर्स और 30 मिनट्स, 21 आवर्स और 30 मिनट्स, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप इजीली कर सकते हैं, समझ में भी आ गया होगा आपके शायद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर स्क्वायर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, वन ऑफ इट्स साइड इज 60 मीटर एंड अदर साइड इज 25 मीटर। इफ लेंथ ऑफ एस एम इज इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है ना? फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस, या पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस का हमें एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए क्या होता है, बेस इंटू हाइट, सिंपल होता है इसका फॉर्मूला। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे बेस तो दिया हुआ है हमें, बेस कितना होगा इसका, ये पी क्यू आर एस का। देखिए ये जो, देखिए ये वाली साइड है, पी क्यू कितना दिया हुआ हमें, 60 मीटर दिया हुआ है। सॉरी, इसको पेन चालू करना पड़ेगा। पी क्यू जो है हमें कितना दिया हुआ है, 60 मीटर दिया हुआ है। और पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती है, वैसे भी देखिए यहाँ पे 3 लाइन क्रॉस की है और यहाँ भी 3 लाइन क्रॉस, इसका मतलब क्या होता है कि जितना लेंथ इस पी क्यू का है उतना ही लेंथ एस आर का है। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये 60 मीटर हो जाएगा। तो बेस हमारा जो है, बेस हमें कितना मिल गया, बेस इज इक्वल टू 60 मीटर, ये हमें मालूम है। हमें सिर्फ क्या चाहिए, अभी हाइट चाहिए हमें, जो हाइट इसकी कितनी होती है, परपेंडिकुलर हाइट चाहिए रहती है। हाँ, तो ये देखो ये परपेंडिकुलर है, पीएम जो है ना ये परपेंडिकुलर है, तो हम पीएम को काउंट कर लेंगे। तो पीएम को कैसे काउंट करेंगे, तो हमें देखिए ये यहाँ पे एसएम दिया हुआ है 7 मीटर, ठीक है, और ये जो है पी एस कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये 25, ठीक है, 25 मीटर, और ये 7 मीटर दिया हुआ है। तो एज पर पाइथागोरस थ्योरम से पी एम मतलब कितना आ जाएगा, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी एस स्क्वायर माइनस एस एम स्क्वायर। ठीक है, ये समझ रहे हैं आप? ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस और हाइट के स्क्वायर का मतलब दोनों का योग के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे अभी हमको पी एस नहीं निकालना है, हमें पी एम निकालना है, हाइट निकालना है। तो पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस माइनस बेस। तो यहाँ पे पी एस स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा, 625, है ना, 25 मीटर दिया हुआ है तो 625 आ जाएगा, माइनस एस एम स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते तो 15 में से 9 गए 6, है ना, और ये हो जाएगा 11 में से 4 जाएंगे तो 7 बचेगा, और ये 576 हो जाएगा। और ये आ जाएगा आपका पी एम स्क्वायर, है ना, और दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो पी एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 24 मीटर। तो हाइट कितनी आ गई हमारी, 24 मीटर। बस अभी हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, बेस तो हमें दिया ही है, तो एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, 24 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24 की 4, हाथ का आया 2, 6 दूनी 12 और 2 14, और ये 1 0, और ये हो जाएगा स्क्वायर मीटर। बस आ गया, हमारा यही आंसर निकालना था हमें। यहाँ पे बहुत ही कम जगह में होने वाला था, इसलिए मैंने साइड में किया नहीं इसको,
इसका ऑप्शन आ गया, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1, 1440 स्क्वायर मीटर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबिकल टैंक हैविंग ईच साइड 1.5 मीटर, सिलेक्ट टू करेक्ट अल्टरनेटिव। तो हमें क्या करना है, एक क्यूबिकल टैंक, क्यूबिकल मतलब क्या होता है, क्यूब मतलब क्या, जिसकी सभी साइड एक जैसी हो। यहाँ पे लिखा भी है टैंक हैविंग ईच साइड 1.5 मीटर। तो एक यहाँ पे हम लोग एक शेप देखिए ड्रॉ करेंगे, तो इस तरह का जो शेप होता है वो होता है क्यूबिकल शेप, है ना। आप थोड़ा देखा होगा आप लोगों ने, कुछ टंकियाँ इस टाइप की, चौकोर टाइप की टंकियाँ होती है। तो इसकी कैपेसिटी मतलब होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, जितनी भी जो साइड्स हैं ना उनका मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब अगर क्यूब नहीं भी होता, कोई भी दूसरा आपका रेक्टेंगुलर शेप भी होता है, तो देखो इसकी जो हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ है ना, तो इसका अगर हम लोग ये करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो इसका वॉल्यूम मिल जाता है। तो इसकी सभी साइड एक जैसी हैं, 1.5 मीटर, ये इसकी जो है ना लेंथ भी उतनी है, हाइट भी उतनी है 1.5, और ब्रेड्थ जो है ये वाली, ये भी 1.5 है। तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5, ये सभी मीटर में है। तो इनका जब अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये समझ लीजिए 15 है ना, तो 15 का क्यूब कितना हो जाता है, 3375, ठीक है। ये हो जाएगा क्यूबिक मीटर, है ना। 3 पॉइंट, और देखो यहाँ पे डेसिमल है, है ना, 5 है यहाँ पे, तो यहाँ 3 अंक छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लेना पड़ेगा। तो 3.375 ये क्या आ जाएगा, क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो हमारा एक आंसर आ रहा है, ये देखिए 3.375 क्यूबिक मीटर, ठीक है। ये आ गया आंसर। दूसरा हमें क्या करना है, इसका एक दूसरा आंसर भी देना है। तो आपको ये मालूम होगा 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। तो इसमें 3.375 इंटू 1000 कर देंगे, 1000 इज इक्वल टू आ जाएगा ये 3375 लीटर, ठीक है। तो इसका एक दूसरा आंसर आता है 1। तो इस तरह से इसके दो आंसर आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3, इसके दो आंसर हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, अ शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर ₹1200 ईच। आफ्टर सेलिंग he earned 20% profit on one article and suffered 20% loss on the other article. Find percent profit or loss in this transaction. तो इस क्वेश्चन को मैंने भी देखा है यूट्यूब पे, बहुत से लोग सीधा सीधा इसका कहते हैं कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा आपको कि 2 आर्टिकल हैं, एक ही रेट में बेच रहे हैं और एक बार उतना ही प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है, तो इस केस में हमेशा लॉस होता है। और कितना होता है उसका शॉर्ट ट्रिक उन्होंने बताया है, क्या किया है कि जो भी दिया है हमें परसेंट, तो 20 दिया है यहाँ पे, तो 20 इंटू 20 कर दो और डिवाइडेड बाय 100 कर दो। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आता है, 4 आता है, ये इसका आंसर है। लेकिन मुझे ये लॉजिक ही नहीं समझा कि ये आया कहाँ से, ठीक है। तो इसलिए ये तो ठीक है, आपको अगर ये पसंद आता है तो आप कीजिए, लेकिन मैं इसका जो एक्चुअल मेथड है, जो हमें मैथमेटिक्स जिस ढंग से करते हैं हम लोग, उसी से पूरा है ना कॉन्सेप्चुअल हम लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे साइड में जगह करके मैं इसको आपको करके बताता हूँ। तो एक्चुअली क्या है, देखिए कोई भी आर्टिकल है वो बेच रहा है शॉपकीपर, है ना, तो उसने खरीदा होगा पहले, है ना कुछ उसका कॉस्ट प्राइस होगा। तो यहाँ पे 2 अलग अलग केस है। एक केस में क्या हो रहा है कि 1200 रुपये में एक एक्स प्राइस पे खरीदा, 1200 रुपये में बेचा, तो उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है। और दूसरा केस है कि किसी एक्स प्राइस में खरीदा, 1200 रुपये में बेच रहा है, तो उसको 20% लॉस हो रहा है। तो दोनों केस में कॉस्ट प्राइस कितना है हम लोग निकाल लेंगे, और दोनों को मिला के टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, टोटल सेल प्राइस कितना है, उसके ऊपर उससे है ना हमें समझ में आएगा कि वहाँ प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, और हो रहा है तो कितना हो रहा है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए सबसे पहला तो क्या दिया है, अ शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर
1200 ईच, मतलब यहाँ पे दोनों केस में जो सेल प्राइस है वो तो कितना है आपका 1200 रुपये है ना, ये तो पक्का है। लेकिन अभी जो फर्स्ट केस है, आफ्टर सेलिंग ही ऑन 20% प्रॉफिट ऑन वन आर्टिकल, अब उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। तो समझ लीजिए कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है, उसका कॉस्ट प्राइस हम समझ के चलते हैं, हमें मालूम तो नहीं है तो हम समझ लेते हैं उसको एक्स है। तो वो प्रॉफिट कब होता है भाई, प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट होता है जब हमारा सेल प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेल प्राइस तो दिया है हमें 1200 रुपये, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस हम पकड़ के चल रहे हैं एक्स, और कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है, जो भी कॉस्ट प्राइस है उसका 20% होता है। तो 20% एक्स का 20% कितना हो जाएगा, है ना, 1/5 एक्स या x/5 होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, x/5 हो रहा है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है, ये फर्स्ट केस है, ठीक है, फर्स्ट केस में प्रॉफिट हो रहा है तो उस समय कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है देखो। अब इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6000 और -5x, ठीक है। तो अभी हम ये 5x को इधर ले आएंगे, ठीक है ना, ये -5x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 5x + x, मतलब 6x हो जाएगा। 6x = हो जाएगा 6000, देयरफॉर x = कितना आ जाएगा 1000। मतलब पहला केस में उसका जो कॉस्ट प्राइस था, ये क्या चीज़ आ गई हमारी, कॉस्ट प्राइस, CP मतलब है ना, हमने x पकड़ा हुआ है कॉस्ट प्राइस। तो पहली केस में उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो है 1000 रुपये, ठीक है। 1000 रुपये में खरीदता है, 1200 में बेचता है, तो उसको 20% मतलब 200 रुपये प्रॉफिट होता है, सिंपल है, ठीक है। तो दूसरा केस क्या है देखेंगे, दूसरी केस में क्या हो रहा है कि उससे लॉस हो रहा है। तो लॉस कब होता है, जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेल प्राइस कम है। तो इस केस में भी हम लोग कॉस्ट प्राइस एक्स ही पकड़ के चलेंगे, कॉस्ट प्राइस हमारा एक्स है और सेल प्राइस तो 1200 ही है, दोनों टाइम वो 1200 में ही बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी लॉस कितना हो रहा है, उतना ही x/5 ही लॉस होगा, 20%, कॉस्ट प्राइस का 20%। लेकिन लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस = कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। अब इस केस में देखिए कॉस्ट प्राइस कितना आता है हमारा, लॉस तो x/5 ही होगा, = कॉस्ट प्राइस हमारा x है और माइनस सेल प्राइस हमारा 1200 है, ठीक है। इसको ऊपर ले लेते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x = आ जाएगा 5x और ये -6000, ठीक है ना। ये तो समझ में आ ही जाएगा आपको, 5 का सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गया है। अब ये हमें x को इधर ले जाना पड़ेगा और ये 6000 को इधर लाना पड़ेगा, मतलब 5x - x = 6000 हो जाएगा ये। तो 4x = कितना हो जाएगा यहाँ पे 6000, देन x देयरफॉर x कितना आ जाएगा, ये 1500 रुपये आ जाएगा। मतलब दूसरी जो केस है हमारी उसमें उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है 1500। मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, अभी यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस हो गया पहली केस में 1000 और दूसरी केस में 1500, मतलब 2500 रुपये उसका हो गया कॉस्ट प्राइस। और सेल प्राइस जो है वो कितना हो गया, दोनों बार 1200 में बेचा है ना, तो कितना हो जाएगा 1200 + 1200 2400 रुपये, सेल प्राइस कितना हो जाएगा उसका 2400 रुपये। अब यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेल प्राइस कम है, तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो कितने का लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है 100 रुपये का लॉस हो रहा है। तो जबकि 2500 रुपये पे कितना लॉस हो रहा है 100 रुपये। हमें परसेंट निकालना है, यहाँ पे हमें पूछा गया है जो ट्रांजेक्शन हुआ है ना, उसमें परसेंट प्रॉफिट और लॉस निकालना है। तो यहाँ तो लॉस ही हो रहा है ना, तो 2500 रुपये पे 100 रुपये का लॉस हो रहा है, ठीक है, 100 रुपये का लॉस हो रहा है। तो 100 रुपये पे कितने का होगा, परसेंट निकालना है, तो 100 × 100 और डिवाइडेड बाय 2500 करेंगे, ठीक है। तो ये 2 0 कट गए और ये 25 से ये 4 बार कट गया, तो ये आ गया 4। तो ये 4 क्या आ जाएगा, परसेंट आ जाएगा हमारा। तो 4% उसको लॉस हो रहा है, ये लॉस है। हाँ, ये क्या है, 100 रुपीज़ क्या है, लॉस है। तो लॉस आ रहा है 4%। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा इसका, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, 4% लॉस, ठीक है।
अब यहाँ पे जो शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है, यदि आपको ये ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप कीजिए, लेकिन अगर थोड़ा भी इसमें क्वेश्चन में थोड़ा भी कुछ अलग, थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिया ना, तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी, ये बात ध्यान रख लेंगे आप, ठीक है। तो इसलिए ना बेसिक हमें मालूम होना चाहिए, ट्रिक नहीं किया तो भी चलेगा, थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये जो है ना, जो जो इसकी अच्छी प्रैक्टिस होती है ना, वो उसको इतना टाइम भी नहीं लगता, ये तो मैं एक्सप्लेन करके बताया हूँ। जो है ना वो मन ही मन में कर लेते हैं, जिनको मालूम है, पता पटाख से उनको पता चल जाता है कि इसका ये है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा कोशिश ये है कहने का कि आप शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागिए, कॉन्सेप्ट जो है उसको देखिए अच्छे से, है ना, बेसिक जो मैथड होती है ना, वो ध्यान से कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, फाइंड द वैल्यू ऑफ 225 स्क्वायर माइनस 1/15 स्क्वायर प्लस 1। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको तो देख के ही इसको, मतलब कुछ जिनका अच्छा प्रैक्टिस होता है वो तो ओरली बता देंगे इसका आंसर क्या है, लेकिन देखिए कैसा करना है इसको, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं जगह पे, इसको इज इक्वल टू कर देंगे डायरेक्ट। ये जो दिया है ना, इसको हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो ऊपर जो दिख रहा है 225 स्क्वायर माइनस 1, तो इसको हम ऐसा है ना, 225 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम एक्सपेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा 225 प्लस 1 और इंटू 225 माइनस 1 और अपॉन नीचे क्या दिया है, ये 15 का स्क्वायर मतलब 225 और प्लस 1 दिया हुआ है, हो गया। इस ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, 225 माइनस 1 मतलब 224, इसका आंसर आ गया। इतना इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। ये भी बहुत इजी है, देखो जिसको ये यूनिट कन्वर्जन मालूम होगा वो तो पटाख से कर लेगा। देखो डे का मतलब 10 होता है ना, मीटर का कन्वर्शन है, यहाँ पे डे का है नहीं, ये 10 दिया है, और डेसी मतलब 0.1 होता है ना। तो ये देखो 4 डे का मतलब 40 हो जाता है, 40 और प्लस 5 और प्लस 0.7 मतलब ये 45 प्लस 45 पॉइंट, पहला जो है वो 45.7 दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा जो है ना 5 डे का मीटर मतलब 50 है और 8 है और प्लस 0.9 है, मतलब ये 58.9 दिया है। दूसरा जो दिया है वो 58.9 दिया हुआ है। और तीसरा जो है ना 2 डेका मीटर मतलब 20 मीटर है ये, और 8 मीटर प्लस 4 डेसी मीटर मतलब 0.4 आएगा, तो ये हो जाएगा 28.4 मीटर। बस इन तो तीनों को ऐड कर दो, सॉल्व करना है तो हमें, है ना, प्लस प्लस दिया हुआ है बीच में, तो 9 और 7 16 और 4 20 की शून्य, हाथ का आया 2, 5 और 2 7 और 8 15 और 8 23 की 3, ये दशमलव आएगा यहाँ पे, 23 की 3, हाथ का आया 2, और 2 और 4 6, 6 और 5 11 और 2 13, 133 मीटर आ गया। इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। बहुत इजी है। ये कन्वर्जन जिसको मालूम होगा कि 1 डेकामीटर मतलब 10, है ना, 1 डेकामीटर मतलब 10 मीटर होता है, और 1 डेसीमीटर मतलब 0.1 मीटर होता है। तो ये जो है ना, ये सब मीटर मीटर में है, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। और इनका जो टोटल है वो भी मीटर में आ रहा है, 133 मीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, द डिफरेंस बिटवीन हाफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड इट्स डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, उतना भी नहीं है, तो इसको थोड़ा सा साइड में करेंगे क्योंकि अब यहाँ पे तो जगह बीच में दी नहीं है ना, थोड़ी बीच में कहीं जगह रही तो वहीं वहीं कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन यहाँ नहीं है। तो देखिए क्या करना है, हमें एक सर्कल दिया है, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे क्या, सर्कल, ठीक है। तो एक ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लेते, चलिए एक सर्कल दिया हुआ है हमें, तो इसका क्या कहना है कि जो हाफ सरकमफेरेंस, अब पूरा सरकमफेरेंस क्या होता है इसका, इसका पूरा सरकमफेरेंस होता है 2πr, ठीक है। तो हाफ सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, πr हो जाएगा, ठीक है। और प्लस क्या कह रहा है,
तो डिफरेंस बिटवीन हाफ सर्कमफेरेंस यानी कितना हो गया उसका पाई आर, और डिफरेंस बिटवीन हाफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड इट्स डायमीटर। अभी डायमीटर मतलब माइनस डायमीटर यानी कितना होता है, 2r होता है क्या, होता है, जो रेडियस है उससे डबल होता है, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। बस यही है, इसको सॉल्व कर दिया तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखो यहाँ से r कॉमन निकाल लेंगे हम लोग, r कॉमन निकाल लेंगे तो बचता क्या है, पाई माइनस 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब ये सर्कल की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, इसको निकाल ही देते हैं पूरा हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करेंगे तो r है ना, अभी चाहें तो इसको आप यहीं पे जगह पे पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 22/7 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब ये आर ज्यों का त्यों रहने दो, और इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा 22 माइनस 14। ये कैसे आता है भाई, थोड़ा सा देख लो, इतना इजी है ये तो। इसका है ना, यहाँ पे अपोजिट डिवीज़न में 1 होता है, डिनोमिनेटर में 1 होता है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 22 1 और 7 2 14, ठीक है। तो अभी तक तो इसे कई बार कर चुके हम लोग, तो समझ में आ ही जाना चाहिए आपको। तो ये हो जाएगा 22 माइनस 14 मतलब हो जाएगा 8/7 आ जाएगा, और इज इक्वल टू 4। तो देयर फोर आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, ये 28/8 आ जाएगा, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया है, तो आर इज इक्वल टू आ गया इतना, या इसको हम लोग देखो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, यानी 7/2 आ गया है हमारा। अब इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर लिखेंगे, है ना, सेंटीमीटर में आया ये हमारा, तो आर आ गया 7/2, या 3.5 भी बोल सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। आर हमें मिल गया है तो एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया कितना होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 गुणा, है ना, 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। तो ये 2 से ये 11 टाइम्स कट हो गया, एक 7 और एक 7 कट हो गया, तो ये बच गया अभी आपका 77/2, यानी इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 38.5, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कौन सा आ रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है, ठीक है। इजी है, हमें सबसे पहले जो दिया है ना, ये दिया है हमें, और इसके बेसिस पे हमें आर को फाइंड कर लिया है, ठीक है ना। आर इज इक्वल टू आया हमारा 7/2 सेंटीमीटर, और उसको हम लोगों ने फॉर्मूला में पुट कर दिया, तो ये हमें मिल गया उसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, ये बहुत ही इजी, इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये दिमाग को घुमा देता है एकदम। देखिए इसको, जिसको नंबर्स के बारे में ठीक से मालूम होगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है ना, तो वो इसको इजीली सॉल्व कर पाएगा, नहीं तो उसका दिमाग चकरा जाएगा। तो क्या है देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जिसको मालूम होगा तो उसको तो ठीक से समझ में आ जाएगा। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक, ये काउंटिंग नंबर होते हैं, ठीक है ना, उसमें ज़ीरो नहीं होता है। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 होगा। तो डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड द ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर इज द स्क्वायर रूट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स गिवन इन द अल्टरनेटिव, फाइंड द नंबर। तो क्या निकालना है हमें, देखो यहाँ पे इतना घुमा दिया है ना दिमाग को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है 1, तो 1 और ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर, ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर होता है -1। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 माइनस -1, ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, और 1 + 1 मतलब हो जाएगा 2। अब ये जो 2 है ये क्या है, यहाँ पे बोला है कि इज द स्क्वायर रूट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, नीचे जो नंबर दिए हैं ना उनमें से किसी एक का स्क्वायर रूट है। तो ये 2 किसका स्क्वायर रूट है, तो 4 का स्क्वायर रूट है, तो इसका आंसर 3 आता है। देखिए इतना छोटा क्वेश्चन है, लेकिन ना अगर ठीक से जिसको नंबर्स के बारे में नहीं मालूम होगा
और ये जो प्लस माइनस जो बेसिक होते हैं ना वो सब नहीं मालूम होगा ना, तो वो नहीं कर पाएगा यार। इतना इजी क्वेश्चन भी वो दिमाग चकरा जाएगा उसका। बहुत ही ईजी है, बस इतने में ही हो गया। ये क्या है, हमारा सबसे छोटा नेचुरल नंबर है और ये सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर नंबर है। और इन दोनों का डिफरेंस 1 - -1 होता है, और उसका तो मतलब डिफरेंस आता है 2 जो है वो 4 का स्क्वायर रूट है, इसलिए इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ मैंने जो समझाया है ये भी जिनको मालूम है उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन जिनको कुछ भी नहीं मालूम तो उनका तो सिर के ऊपर से चले जाएगा, अरे इनने क्या बोल दिए, क्या लिख दिए, इतने से में कभी कोई सॉल्व होता है क्या? इतने बड़े बड़े क्वेश्चन इसके पहले तो करते हैं, ये इतने 2 ही लाइन में सॉल्व हो गया, लेकिन है ये 2 ही लाइन का आंसर है इसका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या दिया है, देखिए, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ सिलिंड्रिकल सीमेंट टैंक ऑफ वाटर इफ द डायमीटर ऑफ द टैंक इज 7 मीटर एंड हाइट इज 2 मीटर, सिलेक्ट 2 करेक्ट अल्टरनेटिव। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये भी। इसमें हमें सिलेंडर का क्या निकालना है, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी, उसमें कितना पानी आएगा, है ना। पानी की टैंकी में पानी भरेंगे ना, तो उसकी कैपेसिटी निकालना है, मतलब उसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू होता है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, अरे यार ये लिखने में बहुत वो होता है, इज इक्वल टू 4 पाई शिट पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब हमें क्या क्या दिया है यहाँ पे, देखो आर दिया है क्या, हाँ तो ये दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 7 मीटर, मतलब आर कितना हो जाएगा 3.5 मीटर हो जाएगा, आर इज इक्वल टू, ठीक है ना। और हाइट दी हुई है हमें 2 मीटर, हो गया, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक क्या हो जाएगा, पाई मतलब हो जाएगा 22/7 इंटू आर मतलब 3.5 इंटू 3.5, है ना, और एच मतलब 2, है ना। खत्म हो गया। अभी इसको 7 से ये 0.5 टाइम्स कट गया, ठीक है। इसको बाकी को सॉल्व कर दो, तो ये देखो ये हो जाएगा, ये 22 इंटू 0.5 मतलब हो जाएगा 11, और इंटू ये, है ना, इंटू 7, 3.5 इंटू 2 मतलब हो जाएगा 7, तो 11 इंटू 7 मतलब हो जाएगा 77 क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर इतना आ जाएगा। तो इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 2। अब आपको ये मालूम होगा कि 1 क्यूबिक मीटर मतलब होता है 1000 लीटर। क्यूबिक मीटर को अगर हम लोग तो 77,000 लीटर में आ जाएगा ये, है ना, LITERS। तो इसके 2 आंसर आ जाएंगे, सेकंड और फोर्थ, हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, ये भी थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला ही है तो बहुत ईजी, इतना ईजी है कि मतलब छोड़िए। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 65/57 एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 76/91। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है और एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ये जिसको मालूम होगा तो वो तो बहुत ही ईजीली कर लेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जगह बनाएंगे साइड में हम लोग, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, उल्टा होता है इसका मल्टीप्लिकेटिव, 57/65 हो जाएगा, और प्रोडक्ट करना है ना, तो दोनों का मल्टीप्लाई करना है, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 91/76 हो जाएगा, ठीक है। तो इनका कितना आ रहा है, इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो इज इक्वल टू, ये किसी नंबर से कट हो जाते हैं। देखो ये 13, हाँ ये 13/65, तो 13×7=91, ठीक है। और ये होता है 19×3=57 और 19×4=76, ठीक है। मतलब 3×7=21/20, 21/20 आ गया, ठीक है। अब इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा भाई, इसका एडिटिव इन्वर्स यानी माइनस वाली नंबर, मतलब -21/20 ये आ जाएगा इसका निगेटिव, ये इसके इक्वल नहीं है। इसका इन्वर्स निगेटिव मतलब क्या बोलना चाहिए, एडिटिव इन्वर्स, ये हो जाएगा
21/20 का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -21/20, मतलब इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर 2, इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे गलती से इसको मत कर देना। हाँ, अभी मेरा हो रहा था, मैं इसको टिक कर दिया, मैंने कहा ये तो नहीं है गलती से, एक बार देख लो। बटे में 20 है, यहाँ भी बटे में 20 है। हाँ, जल्दबाजी में ये उल्टा उल्टा हो सकता है हमसे। ठीक है, तो इतना इजी क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, और उसका क्वेश्चन नंबर 55 हो तो और इससे भी और इजी है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 55, यहीं कर दूँ नीचे। ठीक है, कर देते हैं यहीं पे। देखो क्या करना है क्वेश्चन नंबर 55 में, ये 0.545454 प्लस, अब हम इसको लिखने के टाइम में ना डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए बस, और ये 0 के नीचे 0, और ये 54 और 54, आगे कुछ नहीं लिखना है, छोड़ दो। डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा और यहाँ पे 54। अब ये लिख के इसको जोड़ दो, ख़त्म, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये यहाँ पे 4, ये 5, और ये 4 + 4 8, ये 5 + 5 10 के 0 आ जाएंगे, ये 1 कैरी और हो जाएगा, और 4 × 12 और 1 13 की 3 आ जाएगी, यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा, 5 × 15 और 1 16 की यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 1.630854 ये आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही इजी है। तो अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 41 to 55, उसमें से 3-4 क्वेश्चन तो इतने इजी हैं, मतलब कि यानी ओरली हम आंसर दे दें कुछ, तो 1-2 इसको तो नहीं दे सकते ओरली 55 को, इसको तो करके देखना पड़ेगा। तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको ओरली भी आंसर दिया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज 41 to 55 तक ऐसे 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अभी हम लोग 56 to 75 तक पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, 20 क्वेश्चंस बचे हुए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।